देखिए हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं ऐसी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब इस वास्तविक संख्या चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बाद दूसरा इसमें आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करना। तीसरा टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। चौथा टॉपिक इसमें है गुणनखंड की वृक्ष आरेख विधि। पांचवा टॉपिक है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। छठवां है परिमेय संख्याओं का निरूपण। सातवां टॉपिक इसमें है शांत दशमलव एवं अशांत दशमलव की पहचान कैसे। में टॉपिक में है शांत एवं अशांत आवर्ती संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करना। टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम क्रम से इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर जैसे इसका नाम प्रमेयिका यानी प्रमेय, तो यूक्लिड ने एक प्रमेय दिया विभाजन के लिए, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि प्रमेय एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसको हम तर्कों के माध्यम से सिद्ध करते हैं। तो यूक्लिड ने यह बताया कि अगर ए व बी कोई धन पूर्णांक हो और ए उसमें भाज्य हो, बी क्या हो, भाजक हो, तो आपको पता है कि जब भाज्य और भाजक की बात आ गई तो उसमें भागफल और शेषफल ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि ए बी कोई दो धन पूर्णांक हो, ए भाज्य हो, बी भाजक हो, क्यू उसका भागफल हो और आर उसका शेषफल हो, तो हम उसे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी ये हमारा हो गया भाज्य बराबर बी को हमने बताया भाजक, क्यू क्या है हमारा भागफल और आर क्या है हमारा शेषफल है। और इसको हम बहुत पहले से जानते हैं कि किसी भी विभाजन के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यूक्लिड ने भी यही चीजें बताई है पूर्णांकों के माध्यम से, चर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि ए और बी, ए बी धन पूर्णांक जहां पर ए हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है, आर हमारा शेषफल है। तो आपको ये सूत्र पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अगर हम रखेंगे भाज्य की जगह ए, भाजक की जगह रखें बी, गुणे भागफल की जगह हम लोग रखें क्यू, शेषफल की जगह रखें आर, तो ये जो कथन बनता है यही हमारा क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें ये जो हमारी आर की वैल्यू होगी, ये आर का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और ये जो बी होगा यानी जो हमारा भाजक होगा उससे हमेशा छोटा आएगा। ये चीजें यूक्लिड ने बताया और इस कथन को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है इससे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर दी हुई संख्याओं का मासा ज्ञात करना। बच्चों आपको पता है मासा क्या है। सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। मासा, इसका पूरा नाम महत्तम समापवर्तक है। क्या है मासा जो है हमारा, ये है महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होगा सबसे बड़ा और समापवर्तक का मतलब हो जाएगा, ये दो शब्द से मिलकर के बना है, समान प्लस अपवर्तक। समान का मतलब आप समझ रहे हैं उभयनिष्ठ, और अपवर्तक का मतलब क्या है, गुणनखंड। तो इसको सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं दी गई हों उसमें से जितने उभयनिष्ठ गुणनखंड बने उसमें से जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो उसी संख्या को हम उस संख्या का क्या कहेंगे, मासा या महत्तम समापवर्तक कहेंगे। क्या सीखा हम लोगों ने, मासा क्या है, मासा क्या
कि जो भी दो संख्याएं दिया है उसमें से उन सभी का गुणनखंड निकालेंगे। फिर उन गुणनखंड में देखेंगे कि कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो सभी में कॉमन दिख रहे हैं, यानी सब में उभयनिष्ठ हैं। फिर उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो हमारा क्या है, मासा है। मासा निकालने की 3 विधियां हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। सबसे पहली विधि होती है मासा निकालने की विधियां। देखिए, मासा निकालने की जो विधियां हम लोगों ने पहले से पढ़ा है उसमें पहली विधि है समापवर्तक विधि। दूसरी विधि है इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरी विधि इसकी आती है और जो कि सबसे पॉपुलर विधि है वो है भाग विधि। तो इन 3 विधियों से समापवर्तक विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, इन 3 विधियों के माध्यम से हम लोग मासा निकालना जानते हैं। यहाँ लेकिन हमको जो पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर मासा ज्ञात करने। तो कुल मिलाकर के वो है भाग विधि ही, लेकिन उसका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है और वो एक नई विधि के रूप में प्रचलित हो गई है, जिसको हम लोग नाम देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर मासा ज्ञात करना। थोड़ा सा चर्चा हम लोग इस पे करेंगे। समापवर्तक विधि में क्या करते हैं हम लोग, मासा निकालने की समापवर्तक विधि में जो भी दी हुई संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का हम क्या करते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं। फिर उन गुणनखंडों में हम क्या निकालते हैं, समापवर्तक निकालते हैं, यानी ऐसे गुणनखंड चूज करते हैं जो दोनों में होंगे। उसके बाद उन गुणनखंड में देखेंगे कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो हमारा समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा उन संख्याओं का। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम उन दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, अभाज्य संख्याओं के ग्रुप में जो गुणनखंड लिखे जाएंगे, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और उन अभाज्य संख्याओं के रूप में जो गुणनखंड किया जाए वो अभाज्य गुणनखंड है। इसमें भी सेम वही होगा, जो भी दी हुई संख्याएं हैं उसमें सबके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड में भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे गुणनखंड हैं जो कॉमन हो रहे हैं। उन सभी कॉमन गुणनखंडों का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो संख्या आएगी वो दी हुई संख्या की मासा होगी। और भाग विधि में जानते हैं कि हम लोग भाग करेंगे। अब हम बारी बारी से इन तीनों विधियों को पहले जानते हैं। हम लोग मासा निकालने की सबसे पहली विधि देखते हैं, समापवर्तक विधि। हमने आपको बताया कि समापवर्तक विधि में क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी होंगी, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो भी दी होंगी, उन सभी के गुणनखंड लिखेंगे, सभी गुणनखंड लिखेंगे। और फिर उन गुणनखंड में हम देखेंगे कि कौन ऐसे गुणनखंड हैं जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। फिर उन कॉमन गुणनखंड में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा गुणनखंड है, उसी को हम क्या करेंगे, मासा देंगे नाम। जैसे अब इसका हमको 12 और 18 का निकालना है मासा, वो भी समापवर्तक विधि से। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12 के गुणनखंड लिखेंगे। आपको पता होगा कि गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं जिससे वह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात ऐसी सभी संख्याएं जो 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगी, वे सभी 12 की क्या होंगी, गुणनखंड होंगी। 1 जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो 12 हमारा 1 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। फिर 2 से 2 छंग 12, 3 से 3 चौक 12, 4 से 5 से विभाजित नहीं होगा, 6 से 7 से भी नहीं, फिर 8 से 9 से 10। अब इसके बाद ये हमारा सीधा 12 से विभाजित होगा। तो 12 के हमको गुणनखंड कौन कौन से मिल गए, 1 2 3 4 6 12। इन सभी संख्याओं से ये 12 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 18 के गुणनखंड लिखेंगे। अब देखिए 18 1 से कट जाएगा, 2 9 18, 3 6 18, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 त्रिक 18, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 दूनी 18 और फिर 18 करना।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 के हमने गुणनखंड लिख दिए, 18 के गुणनखंड लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समापवर्तक देखते हैं या सार्वगुणनखंड, दोनों एक ही चीजें हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, सार्वगुणनखंड, यानी ऐसे गुणनखंड जो दोनों में हैं। देखिए हमारा 1 है जो दोनों में है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है लेकिन 6 है। अब इसके बाद ना तो हमारा 9 है, ना ही 12 है, ना तो 18 है। अब हमको सार्वगुणनखंड के रूप में क्या क्या मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और 6 मिल गया। अब हमको निकालना है क्या, महत्तम समापवर्तक, मासा। हमने आपको बताया मासा क्या होगा कि जो भी सार्वगुणनखंड या समापवर्तक होगा उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही इस संख्या की क्या होगी, मासा होगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 2 3 6, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 6 है। अतः ये जो 6 होगा यही हमारा 12 और 18 का क्या होगा, मासा होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। 32 और 36 जैसे दो संख्याएं हमको दी हुई हो और इनका हमसे पूछे कि समापवर्तक विधि से मासा कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने बताया कि जो भी दो दी हुई संख्याएं हैं उन सभी का क्या लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 32 के गुणनखंड। अब आपको लिखना है कि 32 किस किस के पहाड़े में आएगा, 1 में हो जाएगा, फिर ये इकाई के अंक पे 2 है, 2 से कट जाएगा, अब ये 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 8 32, फिर 8 चौक 32, 16 दूनी 32 और 32 एकन्ना 32। तो 32 के हमारे कितने गुणनखंड मिले, 1 2 4 8 6 16 32। अब 36 के गुणनखंड लिख देंगे हम लोग। तो 36 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36। अब हम दोनों संख्याओं के गुणनखंड को लिख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समापवर्तक ढूंढेंगे। समापवर्तक का मतलब ये अपवर्तक या गुणनखंड एक ही चीज है। समापवर्तक में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सभी संख्याएं जो दोनों में हों उनको लिखेंगे। यहां लिखेंगे 32 व 36 के समापवर्तक। देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, इधर 6 9 12 18, बस ये 3 मान हमको मिले, 1 2 4। अब देखिए इधर से 8 है, 8 इधर नहीं है, 16 भी इसमें नहीं है, 32 इसमें नहीं है, इधर हमारा बचा है 6 भी ऊपर कहीं नहीं है, 9 बचा है, ये भी कहीं नहीं है, 12 ये भी नहीं है। यानी अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में टैली कर रही है। अब हम 32 और 36 के जब समापवर्तक निकाल लिए तो हमने बताया इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी दी हुई संख्या की क्या कहलाएगी, मासा कहलाएगी। तो हम लिखेंगे 32 व 36 का मासा क्या होगा, जो इसमें सबसे बड़ा होगा, तो 4। यानी हमारा 32 और 36 का मासा क्या हो गया, 4। ये कौन सी विधि थी, समापवर्तक विधि मासा निकालने की। ये आपको भली बात समझ में आ गई।